तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोग को बता दूं कि जिस घड़ी का इंतज़ार था उसकी मैं वीडियो लेकर आ चुका हूं, क्योंकि इन चारों मनोवैज्ञानिकों से सबसे अधिक क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा में। 10 से 15 क्वेश्चन जो पेडागोजी के होते हैं वो अलग होते हैं, और जो थ्योरी लेवल होते हैं इसमें 10 क्वेश्चन तो यहीं से आपको मिल जाएंगे। बस आपको यही ध्यान देना है कि कंटेंट जो पूछा जाता है वो कैसा पूछा जाता है, उसी बेस पर ट्रिकी बेस भी होगी। और ख़ास तौर से इसको हम देखें कम समय में, हालांकि ये मैराथन की क्लास है लेकिन कम समय में इसको हम लोग ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चैनल का जो भी नोटिफिकेशन होगा आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए दोस्तों, जीन पियाजे महोदय की अगर बात करें तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये सभी लोग जानते हो, इसके बारे में कुछ बताना तो है नहीं, सभी लोग जानते ही हो। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो दिया था उसी के बारे में बात किया जाएगा। हालांकि इनके 3 सिद्धांत बहुत फेमस हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत और भाषा विकास का सिद्धांत। इस तीनों को आप लोग जानते ही होंगे, जो नहीं जानते होंगे याद कर लीजिएगा या अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। बाकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, जो बच्चों पर ये प्रयोग किए थे उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। तो देखिए 4 अवस्थाएं यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, वो 4 अवस्थाएं कौन सी है? तो देखिए, संवेदी पेशी गामक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है और औपचारिक अमूर्त अवस्था है। ठीक है, देखिए यहाँ पर संवेदी पेशी गामक, ये 3 नाम है। संवेदी पकड़ लिएगा, पेशी पकड़ेंगे, गामक, ये तीनों अवस्थाएं के एक ही नाम है। ये जो कि 0 से 2 वर्ष जब बच्चा जन्म लेता है तो लगभग 0 से 2 वर्ष तक ये अवस्थाएँ चलती है। ठीक है, वही बात करते हैं दूसरी वाली अवस्था जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से 7 वर्ष तक चलती है। वहीं जो तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष चलती है। उसके बाद औपचारिक अमूर्त अवस्था जो होती है वो 12 से 18 वर्ष तक चलती है। ठीक, अब इनसे क्वेश्चन क्या बनता है? जैसे बच्चा 0 से 2 वर्ष तक है, मान के चलिए 2 वर्ष का बच्चा है तो उसके अंदर कौन से गुण होंगे, यही इसमें पूछा जाता है। तो देखो, सबसे पहली जो अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, इसमें वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। ठीक है, सेंसरी मोटर इसी अवस्था को कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेंसरी मोटर, अनुकरण करना इसी अवस्था को बोलते हैं। जो अनुकरण के माध्यम से जो बच्चा क्या करता है, माँ ब प पा पा दादा करने लगता है ना, तो ये भी होता है। इंद्रियों का सक्रिय होना, जो इंद्रियां होती हैं आपकी 5, वो सुचारू रूप से 0 से 2 वर्ष में अधिक से अधिक संवेदनशील होती हैं। वहीं आगे देखे थे प्रतिवर्ती क्रिया, अंगूठा चूसना। ठीक है, तो अंगूठा चूसने की क्रिया जो होती है ये शैशवावस्था के काल में 0 से 2 वर्ष में होती है। मानसिक निरूपण और व्यवहार की शुरुआत, जो बच्चा 0 से 2 वर्ष होता है तो उसका जो भी नैतिक व्यवहार होता है उसकी शुरुआत वो कर देता है। तो क्वेश्चन यही बनता है कि वस्तु अस्थायित्व का गुण किस अवस्था के अंदर जीन पियाजे महोदय के अंतर्गत आ जाता है? तो सीधे सीधे आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष है। इसमें देखिए 2 स्टेज बांटा गया है, पूर्व संपत्ति आत्म अवस्था और अंतर्दृष्टि। इसको आत्म संप्रत्यायन बोलते हैं, कभी कभी पूर्व आत्म संप्रत्यायन बोलते हैं। ठीक है, ये 2 से 4 है, अंतर्दृष्टि 4 से 7 है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब जो बच्चा 2 से 7 वर्ष जाएगा तो जाहिर है कि पूर्व बाल्य अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, इसी में पूर्व बाल्य अवस्था और मध्य बाल्य अवस्था देखने को मिलता है। ठीक, तो देखो यहाँ पर सबसे पहला गुण क्या होता है? प्रतीकात्मक खेल का गुण, जो खेल की अवस्था और खेलों की अवस्था जो बोलते हैं ये इसी को बोलते हैं। वस्तुओं की समझ हो जाती है कि भाई ये कौन सी वस्तु है, ये कैसी वस्तु है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो होता है खेल की प्रवृत्ति, जीववाद। देखिए जीववाद, यहाँ पर पूरा थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। जीववाद, आत्म केंद्रित की भावना। ठीक है, तो ये जो आप स्टेट देख रहे हो, ये वाला पहला स्टेट देख रहे हो तो ये पहले में आएगा, पहले वाला में है। ठीक है, क्या है? जीववाद। जीववाद का मतलब क्या होता है? मतलब निर्जीव को सजीव बना देना जीववाद होता है। आत्म केंद्रिता का मतलब जिस पर केंद्र आप खुद बनाते हो। ठीक, तो मैं शॉर्टकट में बताते चलता हूँ, बस आप लोग देखिएगा। वही दूसरा जो है संरक्षण का अभाव, पलटावी गुण। ठीक है, देखो संरक्षण का भाव, पलटावीपन, क्रम से गिनती करना चालू कर देता है, लेकिन पलटावीपन उसके अंदर गुण नहीं होता। जैसे किसी का किसी संख्या से भाग दिला दोगे या फिर किसी का गुणा करा दोगे तो गुणा तो रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन उसी को संख्या उलट पलट दोगे फिर गुणा कराओगे तो वो नहीं कर पाता है। ठीक है, केंद्रीकरण मतलब किसी एक बेस पर उसका काम होता है। ठीक है, कल्पनात्मक खेल और उसके बाद एक कृत्रिमवाद, क्योंकि आपत्ति संबंध, दूसरे के विचारों को न समझ पाना, ये सब अवस्था में होता है। आइए, सबसे अधिक क्वेश्चन जो बनता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से, क्या बनता है? देखिए संरक्षण, पलटावीपन, मतलब पलटावे का मतलब कि संख्या को उलटना पलटना जान जाता है।
विकेंद्रीकरण मतलब एक केंद्र से 1000 केंद्र बन सकते हैं ना, तो समझ लो वो जान जाता है। तार्किक चिंतन की शुरुआत इसी अवस्था में होती है, वर्गीकरण करना शुरू कर देता है, ठीक है। सकर्मक अनुपान की शुरुआत इसी में हो जाती है। कम परिपक्व हो जाता है, क्रम की परिपक्वता इसके अंदर आ जाती है। गणितीय संक्रिया आ जाती है, संख्या क्षेत्र भार सभी ये गुण आ जाते हैं। तो सभी ये जो मैं पॉइंट दे रहा हूँ, इस पॉइंट को कभी भी परीक्षा में देखिए पॉजिटिव समझते लगा दीजिएगा, क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। लास्ट अवस्था जो है देखिएगा यहाँ पर औपचारिक अमूर्त अवस्था। देखो औपचारिक अवस्था या अमूर्त अवस्था पूछे, दोनों अवस्था का नाम एक ही है, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इससे ज़्यादा क्वेश्चन, ये सबसे अंतिम अवस्था है जिसमें बच्चा किशोरावस्था में चला जाता है, ठीक। तो दो पूछेगा कि अपसारी चिंतन परिपक्वता किसके अंतर्गत आ जाती है, तो औपचारिक अमूर्त अवस्था के अंतर्गत आ जाती है, ठीक। वही पूछेगा तार्किक चिंतन की परिपक्वता किसके अंतर्गत आती है, तो ये आ जाती है आपके औपचारिक अमूर्त की अवस्था के अंदर, ठीक है। संकलात्मक निगनात्मकता किसके अंदर आ जाती है, तो पूछेगा तो सीधे औपचारिक बनेंगे। वस्तुनिष्ठ वास्तविकतावादी चिंतन किसके अंदर, इसके अंदर आता है। सकर्मक अनुमान परिपक्वता मतलब जितने भी 18 वर्ष का बच्चा हो गया तो सब उसका अनुमान लग जाता है कि सब कुछ उसको आ जाता है, ठीक है। तो देखो अब कहने का मतलब ये चारों अवस्थाओं के अलग अलग जो स्तर हैं जिनसे क्वेश्चन बनता है, वो सभी स्तर को मैंने इसमें टाइपिंग करके रख दिया है, ठीक। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो आराम से, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको अभी 5 से 7 दिन टाइमिंग है, इसको आप देख लीजिए और देखने के बाद इसको क्या करिए, रट जाइए, याद कर लीजिए, ठीक है। आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अब देखो कुछ बच्चे ऐसे नए बच्चे होते हैं जो चारों अवस्थाएं याद नहीं होती, तो उनके लिए मैं सीधा बता रहा हूँ, उनके लिए एक ट्रिक मैं बनाया हूँ, उसको देखिए। वो ट्रिक जो है सब पढ़ो, ठीक है, सब पढ़ो मूर्ख औरत। क्या है, आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, सब पढ़ो मूर्ख औरत। सब से मतलब संवेदी पेशी अवस्था, सब पढ़ो, पढ़ो से प से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्ख से मूर्त माने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। सब पढ़ो मूर्ख औरत, औरत से औपचारिक अवस्था। तो ऐसे भी याद करोगे, सब पढ़ो मूर्ख औरत, चारों अवस्थाएं आपकी याद हो जाएगी। चारों अवस्थाएं की विशेषताएं क्या है इसको आप लोग देखिएगा, ठीक है। पूछेगा कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो सीधे सीधे आपका जीन पियाजे सही हो जाएगा। पूछेगा कि भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगली टॉपिक पे चलते हैं। तो जीन पियाजे से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप सही से आप कर लीजिएगा। कभी भी क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि जीन पियाजे की सभी अवस्थाएं के गुणात्मक होती हैं, ठीक है। किसी भी चरण में एक दूसरे से चरण संबंधित है, बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। फिलहाल आपको जो मैं बता रहा हूँ इनसे तो क्वेश्चन बनना ही है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगली जो टॉपिक है वाइगोत्स्की महोदय, इनसे तो क्वेश्चन बनता है परीक्षा में भैया, वाइगोत्स्की महोदय से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं। देखिए इनका जो सिद्धांत है बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, बस आपको कुछ करना नहीं है, इतनी बात जरूर याद करिए। ऑप्शन में कभी भी सामाजिक सांस्कृतिक विकास लोगे, चाहे सांस्कृतिक लोगे, चाहे सामाजिक लोगे, चाहे भाषाई लोगे, तब भी आप इनका सही हो जाएगा, ठीक है, इनका जो सही हो जाएगा। चलिए क्या देखते हैं इनसे जो क्वेश्चन बनता है। तो देखिए सबसे पहले जो मैं यहाँ पर 2 लाइन लिखा हूँ इसको ज़रूर याद करिएगा भैया, क्योंकि मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि परीक्षा में बार बार इनसे क्वेश्चन इनसे बन रहे हैं। पूछेगा कि निकटवर्ती विकास का क्षेत्र किसके द्वारा दिया गया, तो वाइगोत्स्की महोदय के द्वारा दिया गया है। पार ढांचा आलम्बन मचान ये क्या है, तो ये स्केट फोल्डिंग होता है, मतलब इंग्लिश शब्द होता है, उसी का हिंदी रूपांतर है, ठीक है, स्केट फोल्डिंग। अब चलो इसकी बात करते हैं। तो ZPD मतलब क्या है, तो ZPD क्या है, निकट विकास का क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, मतलब दूसरे की सहायता लेना। मतलब एक बच्चा है, मान लीजिए किसी वर्क में या किसी काम में फंसा हुआ है, अगर दूसरे से सहायता लेगा तो क्या होगा, उस निकटवर्ती विकास का क्षेत्र कहा जाएगा, ठीक है। और दूसरों को अगर कोई व्यक्ति हो दूसरे को जो सहारा देगा तो क्या कहेगा, पार ढांचा आलम्बन और मचान। जैसे थोड़ा समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पर एक व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पर एक व्यक्ति हो गया, ठीक, और यहाँ पर मान लीजिए एक व्यक्ति हो गया, ठीक है, यहाँ पर भी एक व्यक्ति हो गया, ये दोनों व्यक्ति हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये वयस्क व्यक्ति है, ये बच्चा है, ठीक है। तो देखो जो इसको जो सहारा देगा, ठीक है, इसको जो सहारा देगा, देखो जो दूसरे को सहारा देगा तो किसके अंदर आएगा, वो पार ढांचा के अंदर आएगा, ठीक है। दूसरे को सहायता दे जाएगा वो पार ढांचा के अंदर, और जो दूसरे से सहायता ले रहा है वो किसके क्षेत्र में आएगा, तो निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। बस सिंपल है, दोनों आमने सामने ही होंगे, दोनों एक दूसरे करेंगे, लेकिन बस यही समझना है आपको। पूछेगा कि निजी वार्ता, ठीक है, स्वनियमन, तो ये किसके अंतर्गत आता है, निजी वार्ता। देखिए डबल टाइप हो गया है,
देखो निजी वार्ता मैंने डबल टाइप कर दिया है, यहाँ पर सीधा सीधा होगा क्या, व्यक्तिगत वार्ता होगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, व्यक्तिगत वार्ता, निजी वार्ता, स्वनियमन, ये तीनों बात एक ही है। ठीक है, तीनों बात क्या है, एक ही है। अब व्यक्तिगत वार्ता क्या होता है, तो भाई बच्चे खुद से जो बातें करके अपने कार्यों की योजना बनाते हैं, सीधा सीधा सिंपल, इसमें कुछ बताना ही नहीं है। ठीक है, इसी को स्वनियमन कहते हैं। अच्छा, आगे देखेंगे क्या होगा, आगे देखेंगे भाषा पहले विचार बाद में। मतलब कि वाइगोत्स्की महोदय ने यही बोला है कि भैया हमारे हिसाब से बच्चे के अंदर पहले भाषा आती है, विचार उसके बाद आता है। ठीक है, और वहीं विचार के बारे में जो बोला है पियाजे महोदय ने बोला है, पियाजे महोदय बोला कि नहीं, पहले विचार आता है, बाद में भाषा आती है। तो दोनों लोग का ये सिद्धांत मैंने कई बार पढ़ाया भी है और आप कई कोचिंगों से पढ़े भी होंगे। तो सिंपल याद करिएगा कि वाइगोत्स्की महोदय ने भाषा पर जोर दिया है, पहले भाषा आती है, बाद में विचार आता है। तो ये दोनों पॉइंट आप नोट करिएगा। तीसरा पॉइंट है सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, तो यही चीज़ मैं ऊपर नीचे लिख दिया हूँ, सिंपल कर लेंगे, कोई नहीं। अब पूछेगा क्वेश्चन कि सामाजिक संरचना का सिद्धांत किसने दिया, तब भी यही आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो देखो क्वेश्चन में आपके ऑप्शन में ये सब मिलेंगे। ठीक है, ये सब मिलेंगे तो आपका पॉजिटिव होगा, ये सही हो जाएगा। अब आइए नीचे देखते हैं, कुछ पॉइंट दिया गया है। बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतर क्रिया करके सीखते हैं, बहुत से ये पॉइंटली बात है, इसको नोट करिएगा। दूसरा पॉइंट है वाइगोत्स्की ने पारस्परिक, शिक्षक समूह, वार्तालाप इत्यादि को अधिगम के समूह माना है, ये भी सही है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट मैंने क्या रखा है, बच्चे वयस्क के द्वारा जो बिना अनुभव किए सीख लेते हैं उन्हें यंत्रीकरण कहते हैं। आगे देखिए, वाइगोत्स्की वार्तालाप का अंतर क्रिया करके ज्ञान को निर्मित करने और यांत्रिकरण कहलाता है। ठीक है, कहते हैं। और लास्ट है ग्लोब, नक्शे, कैलकुलेटर आदि को वाइगोत्स्की ने सांस्कृतिक उपकरण माना है। तो देखो ये 5 जो मैंने नीचे लिखा हुआ है, ठीक है भैया, ये 5 पॉइंट जो मैंने नीचे लिखा हुआ है, इसको एकदम बढ़िया से दिमाग में याद करिए, क्योंकि ऑप्शन में निगेटिव पॉजिटिव पूछा जाता है, तो पॉजिटिव में यही शब्द मिल जाते हैं आपको। ठीक, पॉजिटिव में मिल जाते हैं तो सीधे आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो फिर से एक बार रिवाइज करवा देते हैं। सिंपल है, सांस्कृतिक का सिद्धांत किसने दिया, सामाजिक संस्कृति का, तो इन्हें। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो जो व्यक्ति दूसरे से सहायता लेता है वो निकटवर्ती विकास क्षेत्र के अंदर आता है, और जो दूसरे को सहायता देगा वो ढांचा, आलम्बन, मचान, इसके फोल्डिंग के अंदर आ जाएगा। व्यक्तिगत वार्ता, निजी वार्ता, स्वनियमन जो है इसी के अंतर्गत आता है। भाषा पहले आती, विचार बाद में आता है, तो सिर्फ पॉइंट है, आगे देखिएगा। चलिए अगली वीडियो को, इसी वीडियो में अगले टॉपिक को देखते हैं। तो जीन पियाजे हो गया, वाइगोत्स्की हो गए, 2 पॉइंट हो गया। चलिए तीसरे देखते हैं। अब आइए लॉरेंस कोहलबर्ग। देखियो ये टॉपिक तो आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन में परीक्षा एकदम भर भर के पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करने के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट के साथ साथ क्या कर सकते हो, इसको सीधे सीधे आप क्या कर सकते हो, इसको आप अपने कॉपी पर नोट भी कर सकते हो। ठीक है, इसको अपने कॉपी पर नोट कर सकते हो, सिंपल है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो बनना ही है। ठीक है, और देखिए मैं आज पढ़ा रहा हूँ और 8 तारीख को मैं इसी पेज को दिखाऊंगा आपको कि मैंने क्या पढ़ा था, वहीं से आया था, लेकिन आप लोग नोट नहीं किए थे। ठीक है, तो चलिए भैया आप पार करते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग। तो लॉरेंस कोहलबर्ग जो है, कुछ ये देख रहे हैं बच्चे जो हैं 4 से लेकर 16 वर्ष 15 वर्ष के बच्चों पर जो कि ये अध्ययन किए हैं। ठीक है, और हिंज नामक एक व्यक्ति है जो कि उसकी पत्नी बीमार है, इसके बारे में स्टोरी आप सब लोग जानते हो। बहुत बीमार है, जो दवा होती है वो मिलती नहीं है, बहुत पैसे से मिलती है, किसी तरह वो दवाई को लाता है। ठीक है, चुरा के लाता है और अपनी पत्नी का इलाज करता है। ये स्टोरी आप सभी लोग जानते हो, ये तो बताना कुछ नहीं है। अब इसमें नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा, देखो नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा, कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि नैतिक दुविधा नैतिक तर्कणा किसके अंदर आता है, तो नैतिक विकास के सिद्धांत के अंदर आता है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 स्तर और 6 चरण बताए हैं। देखो 6 चरण का मतलब 1 2 3 4 5 6, ये 6 चरण है। स्तर कितने, 1 2 3, बात समझ में आ रही होगी, मतलब 3 स्तर है, 6 चरण है। ठीक, 6 चरण है, सिंपल, तो कभी पूछा जाए तो कर दीजिएगा। एक पॉइंट मैं इधर लिखा हूँ, इनके सिद्धांत से एक जो कि कैरोल गिल्गिन, ठीक है, कैरोल गिल्गिन थे, जो कि ये क्या बोले हैं भैया कि आपके सिद्धांत से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आपने पुरुष का ज़्यादा अवलोकन किया है, नारीवाद को थोड़ा भी नहीं रखा है इसमें। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग नोट करिएगा। अब चलिए बात करते हैं इनके तीनों स्तर के बारे में बात करते हैं। देखो पहला जो स्तर है, हालांकि इसकी अंग्रेजी मैंने नहीं लिखा है, आप लोग देख लीजिएगा, इसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक। यहाँ पर पूर्व रहेगा, पर्व हो गया है, माफ़ी चाहते हैं, यहाँ पर पूर्व होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसको सॉरी पूर्व संक्रियात्मक कैसे होगा, ये तो मैंने जीन पियाजे का कर दिया। ये होगा ये जो परंपरागत अवस्था है, पूर्व परंपरागत अवस्था,
परंपरागत अवस्था, उत्तर परंपरागत अवस्था, 3 अवस्था। देखो मैंने जिन पे आ जाएगा माइंड में लेके जाए। अब यहाँ पर तीनों अवस्था को आपको देखना है, ठीक है। देखो तीनों अवस्थाओं में सबसे अधिक जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो दंड एवं आज्ञा। देखो दंड और आज्ञा ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब दंड और नियम के डर से क्या करें क्या ना करें ये ज़्यादा सोचा जाता है। जैसे हिंज नामक जो व्यक्ति था वो दवा चुराने के लिए गया था, लेकिन उसके अंदर ये डर था, ठीक है, उसके अंदर ये डर था कि कहीं मतलब पुलिस पकड़ न ले, मैं चुरा लूँगा, ये बात वो बात, बहुत कुछ सोचता था उसकी स्टोरी से, तो आप समझिएगा, ठीक है। उसके बाद उसी पहले वाले स्टेज में दूसरा जो है अहंकार एवं साधनात्मक। इसमें जो व्यक्ति करता है उसे वही अच्छा लगता है, जैसे को तैसा। देखो यहाँ पर जो पॉइंट दिया है जैसे को तैसा, तो जैसे को तैसा का मतलब क्या है, वही सीधा सीधा से, लेकिन जो वो करता है वो वही आप सोचता है कि बस यही सब कुछ क्या है, सही है। दूसरे स्टेज में देखिए, दूसरे स्टेज में जो है परंपरागत अवस्था, ठीक है, परंपरागत अवस्था। तो परंपरागत अवस्था जो होती है 10 से 13 वर्ष के बीच होती है, ठीक है। और इसमें जो फर्स्ट और सेकंड मतलब कि थर्ड और फोर्थ इसमें चरण दिए गए हैं। अच्छा, जो तीसरा चरण है वो क्या बोलता है, तो कोई कार्य करने में छवि अगर बनती है तो कर लेना चाहिए, ठीक है। जिसमें आपको ये लगता है कि मैं ये काम करूँगा, अच्छा बनने के लिए कार्य कर रहा हूँ, तो कर दो। जैसे हिंज नामक जो व्यक्ति था तो उसको ये दिमाग में था कि मैं दवा चुरा लूँगा तो अपने पति के लिए, तो अपने उस पति की नज़र में तो अच्छा ही हो जाऊँगा, समाज की नज़र में अच्छा हो जाऊँगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, सीधे सीधे दवा चुराने की कोशिश की थी। अब देखो यहाँ पर जो दूसरा है सामाजिक कानून व्यवस्था उन्मुख। कोई चोरी करने से पहले सोचना कार्य कानून के खिलाफ होता है। ये दिमाग में ये भी बना है कि हम चोरी कोई कर रहे हैं तो ये कानून के खिलाफ है। लेकिन भाई अब देखो दोनों पॉइंट जो है मिलती जुलती है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक। चलो लास्ट अवस्था इसकी है उत्तर परंपरागत अवस्था, सामाजिक अनुबंधन एक व्यक्तिगत अधिकार, ठीक है। इसमें देखिएगा क्या पॉइंट है, इसमें जो पॉइंट है कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसमें कानून को तोड़ना मजबूरी होता है। कुछ कार्य ऐसे आपके लाइफ में होंगे, जैसे मान लीजिए उसको तो ये पता था कि भाई दवा चुराएंगे तो हमें सज़ा होगी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं दवा चुरा के, इतनी महंगी दवा तो मेरे पास पैसा है नहीं, मैं इस दवा को अगर चुरा लूँगा तो मेरी पत्नी बच जाएगी, और मेरी पत्नी बच जाएगी, उसकी इलाज हो जाएगा, ठीक, उसका इलाज हो जाएगा, तो ये मेरे लिए कानून तोड़ने के बराबर, मैं कानून तोड़ के अपनी पत्नी को बचा सकता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए ये जो इम्पोर्टेंट नियम है, कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं आपके लाइफ में, सभी किसी के लाइफ में उसको करना ही पड़ता है, ठीक। तो दवा लाया, अपनी पत्नी का जीवन बचा भी लिया। सार्वभौमिक नैतिक विकास क्या होता है, तो ये देखिए इसमें जो होता है समाज भले ही चरित्रहीन कहे पर प्राणों की रक्षा करना मजबूरी होता है। जैसे जीन जो कि हिंज जो है तो क्या करता है, सीधा सीधा प्राणों की अपनी पत्नी का रक्षा करता है, ठीक है। भले समाज उसको चरित्रहीन बोले कि भैया तुमने दवाई चुरा लिया, मेडिकल की चोरी की, दवाई चुरा लिया, ये समाज के लिए समाज के प्रति ये बहुत बुराई है, ऐसा काहे किया, तो भाई कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी कहो, लेकिन यहाँ पर जान बचाना है अपनी बीवी का, तो उसने जान बचा भी लिया। तो सीधा है, सिंपल है। मैंने हालांकि जो भी मेरे हिसाब से एनालिसिस हो रहा है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी अपने हिसाब से आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग जानिएगा। अब देखो कुछ नए बच्चे होंगे, पूरी बातें समझ में नहीं आ रही होगी, तो उनको कुछ करना नहीं है, आप सीधे रट लो। रटना क्या है आपको, पहले सीधे सीधे आप क्या रटोगे, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले सीधे सीधे तीनों ये जो आपके अस्तर है इसको रटिए। इसकी ट्रिक मैं बता दूंगा, क्योंकि मैंने बताया था कि ट्रिक के बेस पर भी बताऊंगा, ठीक है। तो देखो ट्रिक याद कर लो, साथ में ये पॉइंट अगर याद कर लेते हो तब भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। तो देखो पूर्व पर उत्तर दो, ट्रिक क्या है आपकी, पूर्व पर उत्तर दो, यही ट्रिक आपको नोट करना है, ठीक। ट्रिक आपको यही नोट करना है। ट्रिक क्या मैं बनाया हूँ ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ट्रिक देखिए यहाँ पर, ट्रिक जो है पूर्व पर उत्तर दो, ठीक है। देखो पूर्व से पूर्व परंपरागत अवस्था, पर से परंपरागत अवस्था, उत्तर से उत्तर परंपरागत अवस्था, ठीक। तो आप याद कर लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अब तो याद ही कर लेंगे आप लोग। चलो आगे देखते हैं। ये लास्ट जो आज का टॉपिक है, लास्ट है हार्वर्ड गार्डनर का। देखो हार्वर्ड गार्डनर से जो ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, हालांकि इनका सिद्धांत जो है 83 में आया हुआ, सभी लोग जानते हो कि इनका सिद्धांत जो है 1983 में आया हुआ था, लेकिन इन्होंने जो दिया है सिद्धांत, इसमें कई ऐसे चरण हैं जिनके बारे में बताया है, ठीक है। वैसे तो मैं इस चरण में लगभग 10 चरणों की बात किया है, 10 चरणों की बात किया गया है, लेकिन पहले तो 7 से 8 ही उनका था, लेकिन बाद में उन्होंने 2002 में और कई में संशोधन करके बढ़ाया था। हालांकि उसकी हम कम चर्चा करेंगे, हमको सीधे सीधे ध्यान देना है जो जहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन पूछेगा बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था।
अब पूछेगा कि भाषाई बुद्धि किसने दिया, तो इन्होंने दिया था। अब भाषाई बुद्धि का पूछेगा कि बताओ कवि जो है, कवि किसके अंदर कहता था, तो कवि भाषाई के अंदर। जैसे भाषाओं पर अच्छी जो कमांड होता है कवि, यहाँ कवि होगा, कवि हो गया है, ये होगा कवि, ठीक है। तो कवि और जो लेखक होते हैं उनको उनका क्या होता है कि भाषाई पर क्या होता है कि भाषाई पर बहुत कमांड होता है, तो ठीक है, भाषाई बुद्धि वही होती है। तार्किक गणितीय बुद्धि क्या होती है, तार्किक क्षमता वाले व्यक्ति जैसे वैज्ञानिक हो गए, मैथमेटिक हो गए, तो ये क्या होंगे, ये वो आपके होंगे तार्किक गणितीय बुद्धि वाले होंगे। आगे देखिए स्थानिक बुद्धि वाले कौन होंगे, वस्तु स्थान को याद करने वाले, वस्तु स्थान, चित्रकार, नाविक, मूर्तिकार, ठीक है, मूर्तिकार। आगे देखिएगा यहाँ पर शारीरिक गतिक बुद्धि जो होती है, शरीर के द्वारा क्रियाएं, खिलाड़ी, नर्तकी, धावक। देखो डांस जो करता है तो ये क्या है, शारीरिक क्रिया है। खिलाड़ी दौड़ता है तो भी शारीरिक क्रिया है, ठीक है। तो ये सीधे जितने भी काम हैं भाई आपका सीधा शारीरिक बुद्धि हो जाएगा। अब आते हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, इन दोनों से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, अंतर व्यक्तिगत बुद्धि और उसके बाद अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि, ठीक है। देखो इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल दोनों होता है। तो ये जो होता है ये वाला इंटरपर्सनल होता है और ये होता है इंट्रापर्सनल, ठीक है। तो जो इंट्रापर्सनल होता है, ठीक है, जो दूसरे की इच्छाओं की प्रेरणा को समझे, जैसे मनोवैज्ञानिक हो गए, नेता। अंतर व्यक्तिगत बुद्धि के अंदर क्या आएगा, दूसरी इच्छाओं की प्रेरणा को समझे, दूसरे की इच्छाओं की प्रेरणा को समझे। तो कौन, जैसे मनोवैज्ञानिक आपको देख के पहचान जाएगा कि आपकी मतलब मूल प्रवृत्ति क्या है, आप कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं। नेता भी आपको सोच जाता है, ठीक। उसी तरह आपका क्या होता है अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि, जो अपनी भावनाओं प्रेरणा को समझता है, दार्शनिक, डिजाइनर जितने भी होते हैं तो ये समझ लेते हैं, ठीक। चलो आगे देखते हैं। आगे जो आपका लास्ट पेज है, लास्ट संगीतीय बुद्धि। तो संगीत में जो लय सुर पर ज़्यादा कमांड रखते हैं, संगीतकार गायक ये हो जाएंगे। प्राकृतिक बुद्धि, जो पेड़ पौधे प्रकृति पर निर्भर होते हैं, जैसे किसान, वनस्पति विशेषज्ञ, ये सब होते हैं। आध्यात्मिक बुद्धि, जो भौतिक से परे हैं उनका अनुभव कर पाना। तो आगे देखें अस्तित्व बुद्धि जो होती है सिंपल, जो व्यक्ति के बारे में सोचते हैं हम दुनिया में क्यों हैं, क्या है, भगवान कौन है, ये कैसा होता है। तो इसमें साधु संत फिलासफर लोग जो आ जाते हैं यही होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि ये सभी जो टॉपिक हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको रट जाइएगा, यहीं आपसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैराथन की क्लास जो छोटी है इसको याद कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।